Hello everyone, this is C. Ankit Toshniwal and you are watching Fintex, the Commerce Learning Studio. आज हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग की। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है बहुत ही इजी चैप्टर है और ये हर जगह काम में आता है, चाहे आप एमकॉम कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, सीए में हो, सीएस में हो, सीए में हो, ये सब जगह आता है और इसका वेटेज भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हाँ, इन वीडियो में जो हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग की, उसमें हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे कम ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों मार्जिनल कॉस्टिंग को समझने से पहले हमें समझना होगा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। देखो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या, आप अगर एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है, यानी कि उसको प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आ रही है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ये कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। यानी कि चेंज इन द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में जो चेंज हो रहा है क्योंकि आप एक एडिशनल यूनिट को बना रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो सपोज कीजिए कंपनी 1000 पेन बनाती है, उसकी कॉस्ट उसको आती है 1 लाख रुपए। वो कंपनी अगर 2000 पेन बनाती है तो उसकी कॉस्ट आती है इसको 1,25,000 रुपए। यानी कि अगर वो कंपनी 1000 से 2000 पे जाती है यूनिट प्रोडक्शन पे, तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है? 1,25,000 माइनस 1 लाख, यानी कि 25,000 से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। यानी कि 1000 एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की उसकी कॉस्ट कितनी आई? 25,000। 1,25,000 माइनस 1 लाख, यानी कि 25,000 ज़्यादा कॉस्ट आ रही है 1000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने की। तो फिर उसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 25 रुपये। कैसे? 25,000 तो 1000 यूनिट की थी, तो एक यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट कितनी हुई? 25 रुपये। इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। इससे हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकल सकती है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? आप एक एडिशनल यूनिट को जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी जो टोटल कॉस्ट में, उसके कारण जो टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। या फिर हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। ये चीज़ क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये तो मार्जिनल कॉस्ट की बात थी। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं, प्लस ये देखते हैं कि अगर वॉल्यूम और आउटपुट में कोई चेंज होता है तो उसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, प्लस हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को भी डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्या कहता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज द एसेटलमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड ऑफ द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट बाय डिफरेंशिएटिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि अगर हम वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट को चेंज कर दें तो उसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है बाय डिफरेंशिएटिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट प्लस एसेटलमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। यही क्या कहलाती है? मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो टेक्निक है उसमें हम वेरिएबल कॉस्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पे जब भी हम डिसीजन लेंगे तो वहां पे हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे जहां तक कि कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं हो जाती है। तो कहता है कि ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, चाहे से वर्किंग प्रोग्रेस हो या फिर फिनिश्ड स्टॉक हो। यहां पे कहता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए, चाहे से हम वर्किंग प्रोग्रेस के स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हो, चाहे से फिनिश्ड स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हो, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को हम यहां पर कंसिडर करेंगे। इन दिस टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू ऑपरेशंस, प्रोसेस और प्रोडक्ट्स। यहां पे सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को ही चार्ज करते हैं प्रोडक्ट पर, प्रोसेस पर और ऑपरेशंस पर, इसीलिए हम इसको वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक को हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए, और यहाँ पर सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करते हैं ऑपरेशंस, प्रोसेस और प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर दिया जाता है। सिमिलरली
अगर कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसको भी फिक्स्ड और वेरिएबल में अलग अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर तीन बातें हमें समझ में आती है कि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम मार्जिनल कॉस्ट का एसर्टेनमेंट करते हैं, प्लस ये देखते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है अगर हम वॉल्यूम और आउटपुट को चेंज कर दें तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। यहां पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं स्टॉक वैल्यूएशन पे, और वेरिएबल कॉस्ट को ही चार्ज करते हैं प्रोसेस, प्रोडक्ट और ऑपरेशंस पर, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग कर दिया जाता है, और अगर कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट को अलग अलग कर दिया जाता है। तो ये चीज क्लियर है कि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक क्या होती है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो हम सबको पता है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। हम जानते हैं कि अगर सेल्स में से हम कॉस्ट लेस कर दें तो क्या बच जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है कि अगर हम सेल्स में से कॉस्ट को लेस कर दें तो क्या बच जाएगा, प्रॉफिट बच जाएगा। और हम ये जानते हैं कि कॉस्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट। मेरे हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट दो प्रकार की होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, और हम जानते हैं कि सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट होता है। तो फिर सेल्स में अगर हम वेरिएबल कॉस्ट हटा दें और फिर फिक्स कॉस्ट हटा दें तो क्या बच जाएगा, प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अगर मान लो मैं इस इक्वेशन को एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट करूं तो कैसे कर सकते हैं हम, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल क्या बच जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट। ठीक है, हमने क्या करा, इस इक्वेशन को एक स्टेटमेंट पे जमा दिया और कहा कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब अगर मैं इसको एक नाम दे दूं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को, और मैंने इसको नाम दे दिया कंट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो मेरा जो स्टेटमेंट बना प्रॉफिट निकालने का अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, वो क्या बन गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन। उस कंट्रीब्यूशन में से अगर हम लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट तो क्या बच जाएगा, प्रॉफिट बच जाएगा। तो अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, हमने एक सिंपल सी बात करी कि सेल्स में से कॉस्ट लेस करेंगे तो प्रॉफिट बचेगा। कॉस्ट दो प्रकार की हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को नाम दे दूं कंट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट, और इसी चीज को हमने स्टेटमेंट में डिनोट किया है, और इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट स्टेटमेंट की, तो सिंपल सा है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसमें से लेस कर देंगे अगर हम फिक्स कॉस्ट, तो फिर क्या बच जाएगा हमारा, प्रॉफिट। और लॉस इज द केस मे बी। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यही जो स्टेटमेंट है हमारे सब जगह काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अच्छा, इस स्टेटमेंट से एक चीज और पता लगी है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, इजंट इट। अच्छा, और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई,
कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन इक्वल प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट? जी हाँ, हम ये कह सकते हैं, हमने अभी के अभी डिराइव किया है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे हम? मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हो सकता है यहां पे लॉस आए, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट। और ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन बन गई। कितना सिंपल था। देखिए, हमने चालू कहाँ से किया, सिंपल सी बात से कि सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई चीज़ हम 12 रुपये में बेच रहे हैं और वो चीज़ अगर हम 10 रुपये में लाए हैं तो हमारा प्रॉफिट 2 रुपये होगा। ये तो सिंपल सी बात है, हम सब समझते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कॉस्ट दो प्रकार की हो सकती है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट। अब इस चीज़ को अगर हम स्टेटमेंट में डिनोट करें तो हम क्या कह सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। अब हमने क्या करा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? कंट्रीब्यूशन। तो क्या बन गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट बन गया जिससे हम सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। अच्छा, इसी इक्वेशन से हमें ये पता लगा कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट होता है। तो फिर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐसे डिनोट करूं तो क्या दिक्कत है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और यही क्या कहलाती है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। हाँ, अगर लॉस का केस आएगा तो इक्वेशन ऐसी बन सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लॉस और प्रॉफिट दोनों हो सकते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट। ये हमारी क्या निकल गई, वेरिएबल मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन किया हमने, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट को मानकर उसी से हमने सारा डेरिवेशन किया है, और ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कंट्रीब्यूशन में दो एलिमेंट हैं, फिक्स कॉस्ट भी और प्रॉफिट भी। यानी कि अगर किसी चीज़ का 20 कंट्रीब्यूशन है तो उसमें से कुछ भाग तो फिक्स कॉस्ट के लिए है और कुछ भाग किसके लिए है, प्रॉफिट के लिए है। ये चीज़ भी हमें क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम आगे बात करेंगे सबसे पहले फॉर्मूले की। वो है हमारा पी-वी रेशो, जिसका फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। देखिए, हमने कहा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करेंगे डिसीजन के लिए, तो देखिए इधर ऊपर आएंगे हम तो क्या बचेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। यानी कि हमारा कंट्रीब्यूशन ही हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए क्या है, प्रॉफिट है। हमारा कंट्रीब्यूशन ही हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए क्या है, प्रॉफिट है। फिलहाल के लिए समझते हैं तो। और ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है पीवी रेशो। पीवी रेशो यानी प्रॉफिट और वॉल्यूम का रेशो, यानी कि प्रॉफिट अपॉन वॉल्यूम इनटू 100। और हमने कहा मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने कंट्रीब्यूशन को ही प्रॉफिट माना है डिसीजन मेकिंग के लिए, बिकॉज हम ज्यादातर डिसीजन कंट्रीब्यूशन के बेस पे लेंगे। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। वॉल्यूम यानी क्या, सेल्स। ये चीज क्लियर है। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या बन गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अच्छा, हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे हम कोशिश करेंगे कि हम कैलकुलेशन पर यूनिट में करें, एक यूनिट की करें। तो हम इस फॉर्मूले को सिंपल सा ऐसे लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन एस इनटू 100। इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम सारी कैलकुलेशन पर यूनिट में करें। अच्छा, पर यूनिट का मतलब क्या हुआ सर, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं
कि सपोज करो आप 10 kg एप्पल खरीदते हो, ठीक है, उसका टोटल आपको प्राइस आता है 700 रुपीज। क्लियर है? तो एक एप्पल की प्राइस कितनी हुई? 700 अपॉन 10 इक्वल 70 रुपीज। क्लियर है? तो देखो कोई भी सेल्स कैसे बनती है, कोई भी सेल्स कैसे बनती है, टोटल सेल्स कैसे बनेगी कोई से भी, या टोटल जो रुपीस में बनेगा वो कैसे बनेगा? यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। हमारे पास यूनिट प्राइस क्या थी? 70, और कितनी यूनिट खरीदी हमने? 10, तो कितनी सेल्स हुई या कितना परचेज हमने किया? 700 रुपए का। दैट्स इट। ये एक सिंपल सी बात है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज हमें आगे जाके काम में आएगा कि अगर किसी भी चीज़ को टोटल सेल्स या टोटल कॉस्ट में दिखाना है तो सिंपल सी बात है, उसकी यूनिट प्राइस या यूनिट कॉस्ट क्या है उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। और ये बहुत सिंपल सी बात है, हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से ही चीज़ें। तो आगे चलते हैं। हमने पढ़ा कि पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमारी सेल्स है 100 रुपीज, हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपीज। तो बताइए पीवी रेशो क्या होगा? सिंपल सी बात है, हम हमारे स्टेटमेंट में चलते हैं। यहां पे देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। 100 माइनस 20 क्या हुआ? 80 का कंट्रीब्यूशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 80 का कंट्रीब्यूशन हुआ। और पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 80 अपॉन 100 इंटू 100 यानी कि 80%। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे हिसाब से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारी सेलिंग प्राइस है 2 रुपीज पर यूनिट, 20 रुपीज कर लीजिए इसको, 20 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। और हमने जो यूनिट सेल करी है वो है 1000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 8 पर यूनिट, और क्या रखा है? कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन in total. Also calculate PV ratio। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए हम पर यूनिट में कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। पहले सेलिंग प्राइस कितनी है? 20, तो हमारी इक्वेशन में डालते हैं सेलिंग प्राइस 20। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8 पर यूनिट। ये सारी कैलकुलेशन कितनी है? पर यूनिट की है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 12, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अगर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 12 है, इफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू 12, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? मैंने क्या कहा था? हमें टोटल में निकालना है तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, कहा था ना। तो 12 इंटू 1000, 1000 यूनिट सेल करी हमने, यहां पे लिख रहा है इक्वल टू 12,000। क्लियर है?
यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें सेलिंग प्राइस दे रखी 20 और यूनिट्स दे रखी 1000। सेलिंग प्राइस 20, यूनिट्स 1000, तो टोटल सेल्स कितनी हो गई? 20 इंटू 1000 इक्वल टू 20,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8 है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 8000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 12,000। ये चीज़ क्लियर है? आप ऐसे करो बात एक ही, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम सारी कैलकुलेशन पर यूनिट में करें। बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको टोटल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ तक तो क्लियर है कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है पीवी रेशो। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। चाहे आप पर यूनिट में करो चाहे टोटल में करो, आंसर एक ही आएगा। कंट्रीब्यूशन कितना है? 8, सॉरी कंट्रीब्यूशन कितना है? 12। कंट्रीब्यूशन कितना है? 12। सेल्स कितनी है? 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 60%। आंसर सिंपल था। अब इससे सिंपल क्या क्वेश्चन हो सकता है? कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये थी हमारे पीवी रेशो की कैलकुलेशन और स्टेटमेंट कैसे बनेगा हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग में। ठीक है, यहाँ तक हम अभी समझ चुके हैं कि पीवी रेशो कैसे निकलता है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि अगर 2 पीरियड की सेल दे रखी हो या 2 पीरियड की हमें डेटा दे रखा हो तो पीवी रेशो कैसे निकलेगा, और हम उसमें देखेंगे आगे ब्रेक इवन पॉइंट देखेंगे, वो सब भी हम देखेंगे। अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं। हमने आज वीडियो में पढ़ा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, वेरिएबल कॉस्टिंग को ही मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। हमने देखा कि सिंपल सा एक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे बनेगा। सिंपल सी बात है, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और उसको हमने नाम दे दिया कंट्रीब्यूशन। और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट मतलब प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया। और फिर हमने इससे इक्वेशन डिराइव करी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट। ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, आगे हमने देखा पीवी रेशो कैसे निकालते हैं। पीवी रेशो नहीं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। और हमने कहा डिसीजन मेकिंग के लिए बेसिकली कंट्रीब्यूशन को प्रॉफिट मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। वॉल्यूम यानी सेल्स है यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो हमारा फॉर्मूला इजी से बन गया। और हमने कुछ कैलकुलेशंस भी देखी जो बहुत इजी थी, जैसे कि सेल्स अगर 100 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 20 है, तो फिर आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 80 हो जाएगा, और उससे आपकी कंट्रीब्यूशन की जो पीवी रेशो होगा वो 80% हो जाएगा। दैट्स इट, ये सिंपल है। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सी यू सून।